हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में स्वर और व्यंजन पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। बाह्य का मतलब होता है बाहरी। ठीक, बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहरी। ये एक माध्यम बनाया गया कि उसके आधार पर कैसे हम उसके भेद को बांटते हैं, या कौन कौन सा व्यंजन या कौन सा स्वर इसके आधार पर पाया जाता है। तो देखिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को हम मूलतः दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, और दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक, घोषत्व के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर, ये दोनों आपको ऐसे भी हो सकता है कि इसके आधार पर हम चार भागों में बांट सकते हैं। दो घोषत्व वाला होगा और दो प्राणत्व वाला होगा। घोषत्व के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है अघोष वर्ण और दूसरा होता है घोष या सघोष वर्ण। ठीक, और प्राणत्व के आधार पर भी दो भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा होता है महाप्राण वर्ण। ठीक, तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि घोषत्व के आधार पर जो अघोष वर्ण होता है उसे हम कैसे जानते हैं और उसके उच्चारण में किन किन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 जो होता है अघोष, अघोष वर्ण। देखिए, किसी भी शब्द में यदि छोटा अ लगा है, अधिकांशतः किसी भी शब्द में यदि छोटा अ लगा है तो उसका बाद वाला जो शब्द का अर्थ होता है वह नहीं में बदल लेता है। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन। घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंपन। और अ लग गया तो इसका मतलब कंपन नहीं। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में, या अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। आपको बताया गया कि जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया। तो क च ट त प, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। इन 5 वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क वर्ग का हो गया क ख, च वर्ग का हो गया च छ, ट वर्ग का हो गया ट ठ, और त वर्ग का हो गया त थ, और प वर्ग का हो गया प फ। तो 5 दूना 10 वर्ण ये हो गए।
और प्लस जो होता है आपका ऊष्म व्यंजन, क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स ह। जब आप प्लस करके ऊष्म व्यंजन लिखेंगे तो ऊष्म व्यंजन में आपको कोष्ठक में लिखना होगा ह को छोड़कर, क्योंकि ह को कहने से, ह को उच्चारण करने से स्वर तंत्रियाँ क्या करती हैं? घर्षण करती हैं, कंपन करती हैं। इसलिए अघोष वर्ण में केवल तीनों श आते हैं। आपको ऐसे ही याद करना होगा, 12 प्लस तीनों श बराबर अघोष वर्ण। तो इतनी बात समझ में आई। अब आइए देखते हैं कि घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण। देखिए नंबर 2, घोष या सघोष वर्ण। घोष का विलोम क्या होगा? अघोष। या तो अघोष का विलोम पूछे तो सघोष। अघोष का मतलब कंपन नहीं करना, सघोष का मतलब कंपन करना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं उन्हें चाहे आप घोष वर्ण कहिए चाहे सघोष वर्ण कहिए। तो अघोष वर्ण में आप देखें कि पहला और दूसरा अक्षर था। जब पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण में हो गया तो एक वर्ग में कितना अक्षर होता है? एक वर्ग बराबर 5 वर्ण होता है। तो अघोष में कौन कौन सा आ गया था? पहला और दूसरा। तो बचा यहाँ तीसरा, चौथा और पांचवा। प्लस ऊष्म व्यंजन का ह हो गया और अंतस्थ व्यंजन हो गया य, र, ल और व। ये 4 हो गए। ठीक, देखिए पहला दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा और पांचवा। जैसे क वर्ग का हो गया ग, घ, ङ और च वर्ग का हो गया ज, झ, य। ट वर्ग का हो गया ड, ढ, ड़। त वर्ग का हो गया द, ध, न। प वर्ग का हो गया ब, भ और म। यानी 3 पछे 15 वर्ण ये हो गया, प्लस एक ऊष्म व्यंजन का हो गया 16 और ये 4 अंतस्थ हो गए। तो 16 4 20 वर्ण क्या हो गए आपके? घोष या सघोष वर्ण हो गए। ठीक, आपको ऐसे ही याद करना, एकदम सिंपल है। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों श और यहाँ लिखना आपको घोष या सघोष बराबर 345 प्लस ह प्लस य, र, ल और व। ये क्या हो गए? घोष या सघोष वर्ण हो गए। ठीक, तो इन दोनों में से किसी एक को याद करेंगे, चाहे आप अघोष को याद करिए चाहे घोष या सघोष को याद करिए, तो एक अपने आप से याद होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको क ख याद है तो आप जानिए उस लाइन का बचा है ग, घ, ङ, तो वो किस में आ जाएगा? घोष या सघोष में।
आइए हम लोग नंबर 2 देखते हैं, प्राणत्व के आधार पर। नंबर 2, प्राणत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। देखिए नंबर 1, अल्प प्राण वर्ण। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। हमारे शरीर में क्या निवास करती? वायु ही है ना, जिसको हम प्राण कहते हैं। तो यहाँ प्राण का मतलब वायु है, वहाँ भी प्राण का मतलब क्या है? वायु है। और अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो अल्प प्राण की परिभाषा होती है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक। अल्प का मतलब केवल आप लोग ये याद करिए कम, और प्राण का मतलब वायु। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे अब ये नहीं है कि हम कहीं से व्यंजन और स्वर को अलग से लाएंगे, इसमें से वही 33 व्यंजन और 11 स्वर प्राणत्व के आधार पर भी विभाजन किया जाएगा और घोषत्व के आधार पर भी किया जाएगा। जैसे 1, 3, 5, हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। जैसे क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? आपको दे देगा ऑप्शन नंबर 1 ख, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया घ, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया फ, चौथा दे दिया ब। तो देखिए क वर्ग का ये दूसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये प वर्ग का दूसरा अक्षर है। लेकिन अल्प प्राण कौन कौन होता है? पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर। तो ब प वर्ग का चौथा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ब। ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर हो गया। उसके बाद प्लस आपका अभी व्यंजन का भाग बचा है अंतस्थ और ऊष्म। तो देखिए अ से अल्प प्राण होता है और अ से अंतस्थ व्यंजन भी होता है। अंतस्थ व्यंजन ये आप अपने स्टिक से याद कर लीजिएगा। अल्प प्राण और अ से अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? य, र, ल और व। ये इतने क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। एक आपका बचता है द्विगुण व्यंजन, तो जो ड़ होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर य, र, ल, व प्लस आपका क्या हो जाएगा? अड़। ठीक। इतने वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। आइए नंबर 2 देखते हैं, महाप्राण। देखिए महाप्राण, अब इसमें क्या है? अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब क्या होगा? ज़्यादा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अत्यधिक वायु निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण वर्ण कहेंगे।
अब देखिए इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया है। तो एक वर्ग में कितना अक्षर बताए थे? 5। तो इसमें का बचा है अभी दूसरा, और यहाँ क्या बचा है? चौथा। तो दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। यहाँ अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आ गया। तो आपका बचा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हो गया। यहाँ द्विगुण वाला बचा है अढ़। तो ये क्या हो जाएगा आपका? महाप्राण। आइए सीक्वेंस से देखते हैं। नंबर 2 महाप्राण वर्ण। देखिए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अत्यधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन श, श, दंत स और हो गया ह प्लस द्विगुण व्यंजन का अढ़। दूसरा चौथा में कौन आ जाएगा? ख, घ। इसमें क्या हो जाएगा? छ और इसमें हो जाएगा झ। इसमें क्या हो जाएगा? ठ और इसमें हो जाएगा ढ। त वर्ग में क्या हो जाएगा? थ और यहाँ हो जाएगा ध। प वर्ग में क्या हो जाएगा? फ और यहाँ हो जाएगा भ। ये आपका क्या है? महाप्राण है। महाप्राण और अल्प प्राण में से किसी एक को याद करिएगा तो एक अपने आप से जो बचा वर्ण होगा वो हो जाएगा। जैसे आप अल्प प्राण याद किए, पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहले के बाद दूसरा अक्षर बचेगा, तीसरे के बाद चौथा अक्षर बचेगा और अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन बचेगा। ठीक, तो ये आपका कौन सा वर्ण हो गया? महाप्राण वर्ण हो गया। तो घोषत्व के आधार पर 2 भेद होते हैं, प्राणत्व के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। और नोट करके लिख लीजिएगा, सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक, ये आपका बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का भेद था। कल आप लोगों को पढ़ाएंगे स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।